जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है त्रिविमीय क्षेत्रमिति यानी 3D मेंसुरेशन। इसके 2 क्लासेस हो चुके हैं जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करेंगे और अच्छे से सभी सवालों को समझेंगे, साथ में इनका ट्रिक कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो हम सारा चीज़ सीखने वाले हैं। तो बस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से सिखा दिया जाएगा। आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स भी बहुत ही पास हैं, तो आप एकदम मेहनत से जुट जाइए और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करिए। पहला सवाल आज के क्लास का देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक है ऊपर टाइपिंग में। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें ये बोला है 25√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक घन, यहाँ घनाभ नहीं होगा घन होगा, घन को पिघलाकर उसे बनाया जाए तो इसकी भुजा क्या होगी। अच्छा, घनाभ ही होगा, लेकिन ये जो दिया गया है ये आपका विकर्ण है, ठीक है। ये जो विकर्ण दिया गया है ये घन का विकर्ण है ना। तो उस घन के विकर्ण को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, तो उस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो और घनाभ की चौड़ाई जो है ये दिया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल हम पिछले क्लास में भी करवाए थे। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब एक शेप को पिघलाकर दूसरे शेप में चेंज किया जाता है तो वहाँ पे सब कुछ उसका चेंज होता है, बस एक ही चीज़ नहीं चेंज होता, वो है उसका आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी भी नहीं चेंज होता, यानी जितना वॉल्यूम का हम कुछ चीज़ बनाए रहे होंगे उसको पिघलाकर दूसरे में चेंज करेंगे तो उसकी भी वॉल्यूम उतनी ही होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम बस नहीं चेंज होता, बाकी सरफेस एरिया वगैरह सब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि भाई घन का जो विकर्ण है, अब घन क्या होता है, घन की भुजा हमेशा तीनों बराबर होती हैं, तो ए हम मान लेते हैं घन की भुजा। अब जो घन का विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल, ये डायगोनल का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 × a, ये घन के लिए है। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 × a और घन का विकर्ण दिया कितना गया है 25√3 के बराबर, यानी डायगोनल का मतलब √3 × a, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 25√3 के बराबर। क्या यहाँ से √3 कैंसिल होगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब चूंकि घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है यानी क्यूबॉइड बनाया गया है, उसकी ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घनाभ की लंबाई इसके ही बराबर होगा। घन की भुजा क्या आ गई है 25, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई आपको दे रखी है, b कितना है ब्रेड्थ यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर के बराबर है। हाइट हमको फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। अब हमने क्या बताया कि यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं चेंज हो सकती, जो है वॉल्यूम। हम घन से घनाभ में जा रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा a मतलब a क्यूब है ना। तो a क्यूब का मतलब 25 का क्यूब, तो ये हो गया 25 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू, या फिर 25 × 25 × 25 लिख दीजिए, काटने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हो गया 25 × 25 × 25, ये घन का हो गया। घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 25 गुणे चौड़ाई कितना है यहाँ पे 12.5 को ऐसे लिख दीजिए 125/10 और इंटू हाइट, ठीक है। अब काट के यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 125 से तो ये कटेगा, फिर 25 पंचे 125 ये हो गया, फिर 5 दूना 10 ये हो गया, 2 का इधर आके 25 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हाइट हमारा कितना आएगा 25 दूना 50। क्लियर है सभी को, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। 100 रुपये के एक नोट की माप 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है ना। 15 सेंटीमीटर लंबाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। 125 ऐसे नोटों के एक बंडल 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। 125 नोट अगर रखेंगे बंडल बना के तो वो 2 सेंटीमीटर मोटा हो जाता है ना। अब कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार के एक बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपये के नोटों का मूल्य ज्ञात करें यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह के कसकर पैक किया जाता है तो, है ना। अब यहाँ पर ये बताइए कि जो बंडल बना है उसका लेंथ कितना होगा। लंबाई तो ये है आपका, है ना, लंबाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और एक बंडल का जो बंडल बना है उसकी मोटाई कितनी है यानी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है ना। तो हमने क्या बताया आपको कि किस में रखा जा रहा है और डिवाइड बाई किसको रख रहे हैं, है ना।
बस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी, कितने बंडल रखे गए हैं। तो बंडलों की संख्या अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, किस में रखा जा रहा है, बॉक्स में ना। बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, 48, 36, 30, तीनों को मल्टीप्लाई, तो 48, 36 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, जिसको रख रहे हैं उसका आयतन, किसको रख रहे हैं, नोटों के एक बंडल को। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, तो ये हो गया 15 इंटू चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 इंटू आपकी जो ऊंचाई है वो एक बंडल का 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो गया 2। काट पीट लीजिए, देखें 15 से ये 2 बार में कटा, 2 से ये 2 ख़त्म ही हो गया, और 8 से ये कट जाएगा 6 बार में, है ना। बस 36 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, छक्के 216, मतलब 216 आ गया, है ना। तो बंडलों की जो संख्या होगी, कितने बंडल उस बॉक्स में रखे जा सकते हैं, 216 बंडल रखे जा सकते हैं। लेकिन आपको ये थोड़ी पूछा है कितने बंडल रखे जा सकते हैं, वो जो टोटल बंडल रखे गए हैं उनमें कितने रुपए होंगे, 100 के नोट हैं, है ना। तो भाई बताइए कि एक बंडल में कितने नोट आते हैं, तो एक बंडल में 125 नोट आते हैं, बोला है ना, 125 ऐसे नोटों के एक बंडल बनता है। तो 125 नोट हो गए एक बंडल में, तो टोटल 216 बंडल है यहाँ पे, तो 216 इंटू 125 हो गए, इतने टोटल नोट हो गए। और एक नोट 100 रुपये का है, आपको मूल्य बताना है ना। एक नोट 100 रुपये का है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतने सारे नोट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना होगा, है ना। अब यहाँ पे एक काम करिए, आप यहाँ पे लगा दीजिए क्या, थोड़ा सा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे लगाएंगे, डिजिटल सम क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ 36 मतलब 3 6 9 हो गया, यहाँ 7 2 9 हो गया, यहाँ 3 3 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 9 2 जगह आ रहा है, इसका मतलब हम नहीं लगा सकते, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 125 और यहाँ पर ये 216 कितना हो जाएगा, 125 अगर हम 125 अट्ठे आप जानते हैं कि 1000 होता है ना। तो 125 को इसमें से 8 निकाल कर दे दीजिए, तो 125 गुणे 8 ये 1000 हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, और इंटू इसमें से जब 8 निकाल लिए हैं तो कितना बचेगा, 8 निकाल लिए हैं तो 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, यही ना बचेगा। और इंटू यहाँ पर कितना है, 100 है। तो देखिए 27 गुणे 27 और जीरो कितने लगेंगे, 3 2 5, 5 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, यानी 27 लाख। तो 27 लाख इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ आया ना कैसे कैलकुलेशन करना है। भाई 125 है, हम जानते हैं कि 125 अट्ठे 1000 हो जाता है, तो 8 इसमें से भाई निकाल के इसको दे दीजिए। 8 जब निकालेंगे तो 8 गुणे 27 होगा, ये 27 हमने अलग कर लिया। ठीक है, समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए ये रहा अगला सवाल। एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है जिसका बाहरी माप इतना दिया गया है 80, 30 और 40 सेंटीमीटर। आधार, पार्श्व फलक और पश्च फलक को रंगीन कागज से ढकने हैं। कागज आवश्यक कागज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, देखिएगा अब ऐसे समझिए, यहाँ पे उस मछली घर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है आपको, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये आपका हाइट है। ठीक ना, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई आधार, आधार का मतलब निचला हिस्सा, ठीक है। फलक, पार्श्व फलक, पार्श्व फलक का मतलब होता है किनारे किनारे जो होते हैं, है ना। और पश्च फलक यानी पीछे वाला, इनको रंगीन करना है, रंगीन कागज से ढकना है। अच्छा, ढकना किसको नहीं है, ढकना सिर्फ और सिर्फ ऊपर को नहीं है और सामने वाले को। ठीक है, ताकि ऊपर से भी मछलियाँ देखी जा सकें और सामने से भी मछलियाँ देखी जा सकते हैं। बाकी सारे फेसेस को हमको ढक देना है, यानी टोटल 4 फेसेस हुए ढकने के लिए, है ना। भाई एक घनाभ में टोटल 6 फेसेस होते हैं, जिसमें से 2 फेस नहीं ढकना है तो 4 फेस ढकना होगा, है ना। उन चारों का एरिया निकालिए। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। आधार बोला है, आधार मतलब निचला हिस्सा, तो निचला हिस्सा क्या बनेगा, निचला हिस्सा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो निचले हिस्से का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्षेत्रफल हुआ, प्लस दोनों किनारे किनारे के बल देखिए, तो किनारे किनारे होता है बेस इंटू हाइट, है ना। तो 2 ठो किनारा है तो 2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अब पीछे का देखना, तो पीछे होता है हाइट इंटू लेंथ, है ना, लेंथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा पीछे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा h इंटू एल, सिर्फ पीछे का ही देखना है, सामने का नहीं रखना, सामने का रखते तो 2HL हो जाता। क्लियर है, अब यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इसमें सब कुछ रख दीजिए। L इंटू बी यानी 80 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, ठीक है, 2400 हो गया, प्लस
2 इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच करेंगे अगर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 गुणे 40 यानी 1200, 1200 गुणे 2 यानी ये भी 2400 आ गया। प्लस यहाँ पे अब क्या है h इंटू एल, तो h कितना है 40, l 80, 8 चौक 3200, 3200 हो गया। ये कितना आ गया आपका 24 24 48, 48 और यहाँ पे 50 50 30 80, ठीक है 80 मतलब 8000, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इतना पेपर लगेगा ढकने के लिए। आधार, आधार का मतलब बेस, और पार्श्व फलक उनको जो लेटरल होता है, लेटरल सरफेसेस उनको, और पीछे वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल ये रहा, एक धात्विक घनाभ की विमाएँ दी गई हैं, घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। हमने बताया एक शेप को दूसरे शेप में पिघलाकर अगर बदला जाए तो वॉल्यूम नहीं चेंज होता है ना। तो घनाभ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 50 गुणे 40 गुणे 32, है ना, ये हो जाएगा। और इसका आयतन घन के आयतन के बराबर होगा। अच्छा हाँ, घन में बदल दिया जाता है घन के आयतन के बराबर, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, ठीक है, बस यहाँ से निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखिएगा क्यूब रूट लगेगा, और क्यूब रूट में इस 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 50 को अगर देखें तो 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू इस 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 8 गुणे 5, ध्यान देते जाइएगा, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 32 को, तो 32 जो है 8 चौक 32 है ना, 8 गुणे यहाँ पे 4। अब देखिएगा क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। देखिए 8 का क्यूब रूट कितना 2 है ना, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। फिर इस 8 का क्यूब रूट 2, फिर यहाँ देखिए 2 गुणे 4 यानी 4 दूना 8, 8 का क्यूब रूट फिर से 2 आ गया। यहाँ देखिए 25 इंटू 5 तो 125, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है। सब बाहर आ गए, कुछ नहीं बचा अंदर, तो 5 दूना 10, 10 चौको 40। ये हो गया आपका हमारा यहाँ पे भुजा। अब हमको तो निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का पृष्ठीय टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो 6a², ए का मतलब 40, तो 40 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 4 चौके 1600, है ना। तो 16 छक 96 यानी कि 9600, तो 9600 यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक घनाभाकार ब्लॉक जो है 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर डायमेंशंस वाला है। इसको समान घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है, ऐसे घनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब एक आकार को काट काट के दूसरा आकार बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो संख्या है वो संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाई जो छोटे छोटे कट रहे हैं उनका वॉल्यूम। तो बड़ा क्या है हमारा यहाँ पे, बड़ा है घनाभ, है ना, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होगा, ठीक है। डिवाइड में अब हमको यहाँ पे लिखना है घनाभ का क्यूब, घन का क्यूब। तो घन की भुजा हम अगर ए मान ले तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है। अब ये जो n होता है, n का मतलब संख्या, और संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, यानी वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो इंटीजर कैसे देगा, जब ये a से सारे ऊपर वाले कट जाएं, है ना। तो a की ऐसी क्या वैल्यू हम लें कि ऊपर वाले सब के सब कट जाएं, है ना। a की हम ऐसी मैक्सिमम कौन सी वैल्यू ले लें, क्योंकि नीचे वाला मैक्सिमम वैल्यू होगा तभी तो n की वैल्यू मिनिमम होगी। आपको इसमें बोला है न्यूनतम संभावित संख्या, है ना। तो a की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ले लें कि वो इन तीनों को काट दे। तो ये बताइए इन तीनों को कौन सी संख्या काट सकती है, 12, 24, 30, इन तीनों का HCF ही इनको काट सकता है। तो 6, 12 और 30 का HCF क्या हो जाएगा, 12, 24 और 30 का HCF 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 से 12 भी कटेगा, 6 से 24 भी कटेगा, 6 से 30 भी कटेगा। तो मतलब इस A के जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, 6, 6 और 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 से सब कट जाएंगे, है ना। तो देख लीजिए अब काट दीजिए तो न्यूनतम संख्या आ जाएगी 6 दूना 12, 6 चौक 24, ठीक है, और 6 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 30, मतलब 5 दूना 10 चौक 40। तो n की जो वैल्यू है न्यूनतम संभावित संख्या वो कितनी होगी, 40 हो जाएगी। 40 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया ना। आगे चलिए
अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, है तो बड़ा सिंपल सा सवाल, छोटा सा सवाल है, लेकिन समझना पड़ेगा इसको। एक अच्छा सवाल है ये। कह रहा है इसमें 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा है और यहाँ पे 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब हो रहा है, एक व्यक्ति इतना पानी ऊपर उठा रहा है, तो तालाब में जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, है ना। अब यहाँ पे ये बताइए, क्या तालाब की लंबाई और चौड़ाई चेंज होगी? नहीं होगी, बस उसमें पानी की जो ऊंचाई है वो चेंज होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। अब ये बताइए कि एक व्यक्ति की वजह से कितना मीटर क्यूब पानी उठ रहा है? इतने मीटर क्यूब, यानी पानी का आयतन इतना बढ़ जा रहा है, तो एक व्यक्ति की वजह से, है ना। तो 0.04 एक व्यक्ति की वजह से, और 500 व्यक्ति यहाँ पर कूद रहे हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की वजह से पानी का आयतन कितना बढ़ रहा है? 0.04, है ना। तो 500 व्यक्ति कूद रहे हैं, तो 500 व्यक्ति की वजह से इतना आयतन पानी का बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना आयतन बढ़ जाएगा। और ये बढ़ा हुआ आयतन किसके बराबर होगा? पानी में जितना आयतन बढ़ा है उसके बराबर। तो पानी का आयतन कितना बढ़ा होगा भाई? घनाभाकार है, तो घनाभ का जो आयतन होता है कितना होता है? वो होता है लंबाई यानी 80 गुणे चौड़ाई। चौड़ाई कितना है यहाँ पे? 50 गुणे अब ऊंचाई वो ऊंचाई लेनी है जितनी वृद्धि हो रही है, यानी जितना पानी बढ़ रहा है वो ऊंचाई, है ना। तो वो हमारा हाइट हो गया। टोटल हाइट उस घनाभाकार तालाब की नहीं लेनी है जितना पानी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि हमने इधर वृद्धि आयतन लिखा है, आयतन में कितनी वृद्धि हुई ये लिखा है। तो इधर क्या हो जाएगा? हाइट में कितनी वृद्धि हुई ये लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हाइट ही बस चेंज हो रहा है, लंबाई चौड़ाई नहीं चेंज हो रही है। बस इसको काट कैंसर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, ये हो गया 20, और इस 2 जीरो की वजह से ये पॉइंट आपका हट जाएगा, तो 20 आ गया ऊपर, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा? ये 8 और 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 मतलब 2 जीरो और इक्वल टू यहाँ पर h आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ये आपका कितना होगा? 2/400 मीटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके ऑप्शन सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 2/4, सेंटीमीटर में चाहिए तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? नीचे 400 है ना, तो 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गया, 2/4 आ गया। 2/4 का मतलब 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से क्लियर हो गया ना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखें, 22√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। ऐसा सवाल हम शुरू में ही करवाए थे आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि विकर्ण कितना है घन का। यहाँ पे हम जानते हैं कि घन का विकर्ण होता है √3 × a, और ये दिया है आपको 22√3 के बराबर, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 22 के बराबर, यानी घन की भुजा कितनी होगी? 22 के बराबर। कह रहा है कि जो घनाभ में बदला जा रहा है, जिस घनाभ में, उसकी जो लंबाई है, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है तो यही क्या होगा? लंबाई के बराबर ही होगा घनाभ का, है ना। अब हमने आपको बताया था कि एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर आयतन नहीं चेंज होता, है ना। तो किसको बदला जा रहा है? घन को पिघलाया जा रहा है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? a का क्यूब मतलब 22 का क्यूब, तो 22 का क्यूब मतलब 22 गुणे 22 गुणे 22। ये किसके बराबर होगा? तो ये घनाभ की आयतन के बराबर होगा। घनाभ का लंबाई कितना है? 22 इंटू चौड़ाई आपको दे रखा है 11, ये हो गया है ना, इंटू हाइट नहीं पता, हाइट आपको बताना है, पूछा जा रहा है इसमें। तो कितना हो जाएगा? 22 से 22 कट गया, 11 से ये कट गया 2 बार में, तो 22 दूना 44 आ जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। कुछ नहीं था इस सवाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब ये सेम उसी टाइप का सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, बस डाटा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे 28 हो गया, 28√3 है ना। बाकी सब उसी टाइप का है। क्लियर हो गया सभी को? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी सिंपल सा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 है तो घन का विकर्ण कितना होता है? a√3। तो a√3 है ना, यहाँ पे a√3 ये होता है, या फिर √3a कह लीजिए। तो यहाँ पे 10√3 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 10 हो गई, यानी भुजा जो है घन का वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6a² मतलब हो जाएगा 6 × a² यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 गुणे 6 यानी 600। तो 600। बहुत सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में।
देखिएगा ये सवाल भी आसान सा है, बन जाएगा, करवा देते हैं। किसी घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई आपको 2.6 सेंटीमीटर दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है? 6a² होता है। रख दीजिए वैल्यू, है ना। तो 6 × a², तो a मतलब 26, मतलब 2.6, तो कितना हो जाएगा? 2.6 स्क्वायर है, तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको आपको गुणा नहीं करना है, इसमें लगाना है डिजिटल सम। ठीक है, इसमें क्या लगाना है? डिजिटल सम। कैसे लगाते हैं देखिएगा। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम देखिए ये 9 है, ये 9 है, जो चीज़ 9 हो जाता है उसको हटा देते हैं। 6 और 3 9 हो जा रहा है, ये भी हट गया, मतलब 0 बचा यहाँ पे, इसका डिजिटल सम 0 आ जाएगा। इसका देखिए 4 और 5 9 हो गया, बचा 6, तो 6 इसका डिजिटल सम हो गया। 3 और 6 9, बचा 4, तो 4 इसका डिजिटल सम हो गया, है ना। यहाँ देखिए 7 4 11, 11 और 6, 11 और 6 हो जाएगा 17, है ना। 11 और 6 17, 17 को फिर जोड़ेंगे तो 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आया। सबका अलग अलग डीएस आ गया, तो जब सबका अलग अलग डीएस आ गया तो अब अपने इसका डीएस निकाल लीजिए। तो कितना होगा? ये 6 2 8, ये भी 8, तो ये हो गया 8 × 8, इसका कितना आएगा? 8 आ जाएगा, इसका भी 8 आ जाएगा। तो देखिए 8 28 64, ठीक है, तो इधर है 6 और 64, तो 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, है ना, 10 का मतलब 1, भाई 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। फिर 6 कम 6, तो इसका जो डिजिटल सम आया वो कितना आया? 6 आया। अब आप अपने ऑप्शन में मैच करिए किसका डीएस 6 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 6 आया है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लगाते हैं डीएस। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिएगा, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घन एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इनसे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, ये बताइए कि एक घन अगर रखा जाएगा, एक घन अगर रखा जाए तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब इसी तरीके से 3 घन सटा के रखे गए हैं, तो 1 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पर जो घनाभ प्राप्त होगा उसमें आपकी सिर्फ लंबाई चेंज होगी, चौड़ाई और ऊंचाई थोड़ी चेंज होगी। चौड़ाई कितना रहेगा? 5 के बराबर ही, क्योंकि घन की चौड़ाई ही उसी के बराबर होगी, है ना। और ऊंचाई भी आपकी 5 सेंटीमीटर के बराबर ही रहेगी, बस लंबाई चेंज हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा भाई? 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 3 सटा के रखे गए हैं, तो मतलब 15 हो गया। बस इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब चूंकि घनाभ है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है? ये हो जाता है 2 × LB, LB मतलब 15 × 5, तो 15 × 5 75, प्लस BH यानी 5 × 5 तो 25, प्लस HL यानी कि 5 × 15, तो ये हो जाएगा 75। मतलब यहाँ से कितना हो गया? ये हो जाएगा 100, तो 100 का डबल 200, है ना, और ये 75 है, तो 75 का डबल 150, तो 200 और 150 यानी 350, तो 350 टोटल आ गया, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी को? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा इसको। एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 40 और 50 वर्ग इकाई है, तो घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? बहुत बढ़िया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², है ना, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब होता है किनारे किनारे जो सरफेस है 4 ठो, उनका एरिया, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया कितना हो जाएगा? टोटल 4a² हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है कि 40 50 के बराबर है, यानी 4050 के बराबर है। यहाँ से ये 2a² आ जाएगा, 2a² इक्वल टू इधर कितना होगा? 40 50 के बराबर हो जाएगा, है ना, 40 50 के बराबर। अच्छा, तो a² की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे a² की वैल्यू 20 25 हो जाएगा, है ना, 20 25 हो जाएगा, डबल 2 से डिवाइड कर दिए तो a की वैल्यू √225, सॉरी 2025। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में 25 आया, इसका वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ 25 आया है, तो 25 का वर्गमूल पहले लिख दीजिए 5। क्लियर है? ठीक है, अब कई जगह 2 जगह 5 है, तो 35 होगा कि 45 होगा, ये आपको चेक करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, इस 40 जो 25 के पहले बचा हुआ है नंबर, उसको 2 लगातार संख्या में तोड़िए। 20 है तो 20 को 2 लगातार संख्या में कैसे तोड़ सकते हैं? 4 × 5, है ना, ऐसे तोड़ लिए, है ना। अब इसमें से जो छोटी संख्या उसको ले लीजिए, तो 4 है, 4 को ले लीजिए, 45। 20 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 45, तो 45 यूनिट आपका इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी भुजा कितनी होगी? 45 यूनिट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आया ना अच्छे से? आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। ये रहा अगला सवाल। एक घन को सभी बाहरी सतहों पर 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगीन करने की लागत यहाँ पे 588 रुपये। घन का आयतन निकालना है हमको। ठीक है,
बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखिएगा भाई। यहाँ पे अगर वो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करता है तो उसको 2 रुपये लगता है, ठीक है। तो अगर वो टोटल सभी बाहरी सतहों का, सभी बाहरी n सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर वो पेंट करेगा, भाई ऐसे समझिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का कितना रुपया लगता है? 2 रुपये लगता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का कितना लगा? यहाँ पे 2 रुपये लगा, है ना, 2 रुपये लगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि n सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो n सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में टोटल यहाँ पर कितना लग रहा है? यहाँ पे 588 रुपये लग रहा है, 588 रुपये यहाँ पे लग रहा है। क्या पूछा गया है? अब यहाँ पे सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि टोटल एरिया कितना होगा, यानी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे भी डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपका 588/2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2 रुपये लगता है, तो टोटल यहाँ पे 588 रुपये लग रहे हैं। तो n कितना हो जाएगा, यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा, है ना। टोटल एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 588/2, 588/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 29 दूना 58, तो ये हो गया 29 और 4 294। इतना हमारा टोटल क्या हुआ यहाँ पे? ये एरिया हुआ, टोटल इतना एरिया हुआ ये, है ना। किसका एरिया? घन का एरिया, बाहरी का। अब घन का टोटल एरिया कितना होता है? 6a² होता है। 6a² की वैल्यू इतनी आई है 294, 294 आया है। काट दीजिए, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24, बचा फिर यहाँ पे 5, तो 6 नहीं हो 54, 49 आ गया। मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए? घन का आयतन चाहिए ना, तो आयतन कितना होता है? a³ होता है। a³ मतलब 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, 343 इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी। समझ में आया सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, एक घनाकार कमरे की आंतरिक माप, घनाकार कमरा है मतलब वही घनाभाकार क्यूबॉइडल, 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की छत के साथ साथ चारों दीवारों को सफ़ेदी करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। सफ़ेदी की लागत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो पहले तो टोटल एरिया निकालिए जितना आपको पेंट करना है, ठीक है। ये बताइए कि चूँकि घन है, घनाकार है ना, तो घनाकार में टोटल जो होता है, टोटल एरिया, पहले टोटल एरिया लिख लीजिए। तो टोटल एरिया 2LB प्लस 2BH, है ना, 2BH प्लस 2HL हो जाएगा, ठीक है, 2HL हो गया। अब इसमें से जिसको नहीं पेंट करना है उसको हटा दीजिए, बस फ्लोर को नहीं पेंट कर रहे हैं। आपको क्या बोला है? कमरे की छत के साथ साथ छत को भी पेंट करना है, चारों दीवारों को भी पेंट करना है, यानी कि टोटल 5 सरफेसेस को यहाँ पे पेंट करना है। बस नीचे वाला फ्लोर आपका नहीं पेंट होगा, तब फ्लोर का एरिया हटा दीजिए। फ्लोर का एरिया, फ्लोर मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 LB हटा दीजिए इसमें से, ठीक है। तो जब 1 LB हटा देंगे तो 2 LB में से 1 LB चला गया, तो मतलब क्या बचेगा? सिर्फ 1 ही LB बचेगा। तो ये हमारा रहा ये फाइनल इतना ही हमको एरिया पेंट करना है, बस निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? L इंटू B, तो लेंथ 12 और चौड़ाई यहाँ पे 8, तो 12 8 96 प्लस यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 2 इंटू BH। अच्छा, इसमें से आप 2H को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू H, H का मतलब 4 आपका कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा, B कितना है? B आपका 8 है, इंटू लेंथ कितना है? यहाँ पे 12 है, तो ये हो गया, ठीक है। अब कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 96 और प्लस ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 8, तो 20 8 160, है ना, ये हो गया आपका 160। इधर देखिए, तो ये हो जाएगा 6 और 9 6 15, है ना, 256 हो जाएगा। तो 256 मीटर स्क्वायर ये आया टोटल, जितना हमको पेंट करना है उसका एरिया आ गया, है ना। फर्श को छोड़कर बाकी का एरिया आ चुका है। अब कह रहा है कि जो लागत है सफ़ेदी पेंट करने का, जो लागत है वो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मतलब 1 वर्ग मीटर का 5 रुपये लगता है। हमको इतना टोटल करना है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रुपए निकल जाएंगे, है ना। 256 इंटू 5, तो इतने रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, है ना, फिर बचा आपका 3, तो 5 5 25, 25 3 28, बचा 2, 5 दूना 10, 2 12, 1280 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1280 रुपये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और सारे सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।